हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। मल्टी पार्टी इंटरिम अपील अरेंजमेंट एट डब्ल्यूटीओ। अभी क्या है, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और जो डब्ल्यूटीओ के कुछ 14 अदर मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो डेवलप करेंगे मल्टी पार्टी इंटरिम अपील एग्रीमेंट, ताकि जो भी उनके अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें क्या कर सके, सेटल डाउन कर सके। ये अरेंजमेंट क्या करेगी, जो भी जैसे डब्ल्यूटीओ की फंक्शनिंग है, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की जो फंक्शनिंग है, उसमें टू सिस्टम जो फंक्शनिंग होती है स्टेप में, उसको क्या करेगी, प्रिजर्व करेगी। ठीक है। टू स्टेप जो डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम होती है, इसके अंदर आपको पता है कि पहले क्या होता है, एक 3 मेंबर्स पैनल क्या करता है, डिसाइड करता है। अगर उसके बाद भी किसी को अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो अपील करता है किसमें, डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी में। ठीक है। इस तरह से 2 स्टेप में क्या होता है, डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट होता है। अभी क्या है, जो अपीलेट बॉडी है वो कहीं ना कहीं इनफेक्टिव बन गया है, क्योंकि यूएसए ने क्या किया है, अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहा है इस अपीलेट बॉडी में 2017 से। जो अपीलेट बॉडी है वो 7 मेंबर्स की परमानेंट बॉडी है, जिसमें कम से कम अगर आपने उसको फंक्शनल करना है तो एटलीस्ट 3 मेंबर्स उसको प्रेजेंट होने चाहिए। जो टेन्योर होता है अपीलेट बॉडी का, ये 4 साल का होता है, ये हमने अभी पढ़ भी लिया था। टेनर ऑफ द टू ऑफ द बॉडीज 3 मेंबर्स एंडेड। जो टेनर है अभी फिलहाल जो 3 मेंबर्स का है वो ऑलरेडी दिसंबर 2019 में खत्म हो चुका है, जिस वजह से क्या है कि अभी अपीलेट बॉडी बिल्कुल भी फंक्शन में नहीं है। अपीलेट बॉडीज़ की जो रिपोर्ट एक बार अडॉप्ट कर ली जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने, वो उसके बाद कहते हैं बाइंडिंग होती है पार्टीज पे। जनरल काउंसिल जो डब्ल्यूटीओ की वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये एंड इट ऑल्सो मीट्स एट द डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड। ये एक मेजर है, कॉन्टीजेंसी मेजर है, एज इट विल only apply until the appellate body becomes operational again. ये दिस अरेंजमेंट विल बी ओपन टू एनी डब्ल्यूटीओ मेंबर विलिंग टू ज्वाइन। ठीक है। ये जो अभी मल्टी पार्टी इंटरिम अपील अरेंजमेंट बनाया है, कोई भी मेंबर ज्वाइन कर सकता है जिसकी अपनी मर्जी हो। फिलहाल किस किसने ज्वाइन कर चुका है, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और कुछ 14 अदर मेंबर्स हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूटीओ एक्सटेंड बैन ऑन तरीफ फॉर डिजिटल ट्रेड। अभी क्या डब्ल्यूटीओ ने एग्री किया है कि वो रिन्यू करेगा 20 ईयर मोरेटोरियम। देखो मैरोटोरियम क्या होता है, सपोज करो आपको लोन रीपे करना है, ठीक है, तो आपको क्या कर देता है बैंक या कोई भी जिससे आपने मतलब कि लोन लिया है, वो आपको क्या करता है, टेम्परेरी रिलीफ देता है कि हाँ यार तुम 6 महीने तक या जितने भी टेम्परेरी पीरियड के लेते थे वो रिलीफ कर देता है कि हाँ ठीक है, अभी आप थोड़े महीने बाद भर सकते हो या थोड़े साल बाद भर सकते हो। ठीक है। तो ये डब्ल्यूटीओ ने एग्री किया है दैट इट विल रिन्यू अ 20 ईयर मोरेटोरियम ऑन प्लेसिंग तारीफ ऑन डिजिटल ट्रेड फॉर 6 months until WTO 12th ministerial conference meeting in Kazakhstan, allaying fears that people would have to pay duties on e-books and software for the first time. अभी क्या था, डब्ल्यूटीओ ने क्या कर रखा था, जो डिजिटल ट्रेड होता है, जैसे आप क्या ई बुक्स वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, उन्हें क्या हम पे कोई ड्यूटी नहीं लगती। तो डब्ल्यूटीओ ने अभी उसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, अनटिल कब, जब डब्ल्यूटीओ की 12th मिनिस्टर मीटिंग जो होएगी कजाकिस्तान में, तब तक उसे क्या कर दिया, अभी एक्सटेंड कर दिया। जो मोरेटोरियम है डिजिटल ट्रेड पे, उसमें वर्थ है वो कितना है, $225 बिलियन, उसमें मतलब कि हम कमाई कर सकते हैं इन अ ईयर, हैज़ बीन अ प्लेन सिंस 1998 बट वॉज ड्यू टू एक्सपायर इन दिसंबर एंड रिक्वायर अनएनिमिटी एट द WTO फॉर रिन्यूअल। ठीक है। ये एक्सपायर हो जाएगा दिसंबर में। ठीक है। Several countries जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका have expressed interest in lifting the moratorium as they develop their digital economies and seek to recuperate the lost customs revenue as more trade becomes digital. ठीक है। तो उन्हें भी यही है कि यार जैसे अब धीरे धीरे जो ट्रेड है वो डिजिटल बन रहा है, तो उन्हें भी कहीं यार ये लग रहा है कि भी हमारे कस्टम जो ड्यूटी है वो लॉस ना हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने भी सपोर्ट में क्या किया है, अपने आप को शो किया कि हाँ हम इसके सपोर्ट में हैं। आगे बढ़ते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। देखो आपको नाम से पता चल रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है वो 2 कंट्रीज़ के बीच में वो इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इंडिया ने अभी नोटिफाई किया है टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, किसके साथ, मार्शल आइलैंड्स के साथ किया है। इस एग्रीमेंट से क्या आएगा, वो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर पाएगा, इंक्लूडिंग बैंकिंग ओनरशिप इन्फॉर्मेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज़ फॉर द टैक्स पर्सन। ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, OECD ग्लोबल फोरम वर्किंग ग्रुप के द्वारा डेवलप की गई थी ऑन इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। दिस एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव वन कंट्री टू अंडरटेक टैक्स एग्जामिनेशन। आप उस कंट्री के क्या टैक्स हैं, क्या उनकी पॉलिसीज हैं, उनको भी एग्जामिन कर सकते हो, और इससे हम क्या कर सकते हो, जो टैक्स एवेजन या टैक्स अवॉइडेंस जो चीज़ें हैं ना, उनको कर्व कर सकते हैं। ठीक है। जो टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है वो बाइंडिंग नहीं है एंड कैन बी टर्मिनेटेड एज स्टिपुलेटेड इन द, जब कोई भी कंट्री चाहे कि टर्मिनेट करना तो वो टर्मिनेट कर सकती है। बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। देखो बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होता है, जब 2 कंट्रीज ये ट्रीटी करती हैं तो उनका क्या होता है कि हाँ मैं तुम्हारी कंट्री में इन्वेस्ट करूँगा, तुम मेरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो इन्वेस्टमेंट वो चाहती हैं कि वो मेरी सेफ रहें, सिक्योर रहें, प्रोटेक्ट रहें, ये ना हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट कल को कोई लेके भाग जाए या फिर मुझे लॉस हो। ठीक है। तो यही होती है बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। आप एक दूसरे की कंट्री को ये प्रॉमिस करते हो कि हाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट कंट्री में करोगे वो प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है। तो अभी एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे किसने अपील किया था, क्लेम किया था, रशिया एक बेस्ड कंपनी है
साइप्रस उसने क्लेम किया था, तो उसने क्या किया, जो अरबी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उसने वो डिसमिस कर दिया जो भी रशिया की जो कंपनी थी उसने क्लेम किया था। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हैज़ डिसमिस्ड ऑल द क्लेम्स ब्रॉट अगेंस्ट इंडिया बाय कंपनीज बेस्ड इन रशिया एंड साइप्रस अंडर द BIT, दैट इज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। BIT और एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन टू कंट्रीज फॉर द रेसिप्रोकल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर टेरिटरीज बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज इन अदर कंट्री। ये मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक दूसरे के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया ने जो ये फॉर्मुलेट किया था मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का 2015 में किया था। RBI रिवाइजेस फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फॉर सार्स नेशन फॉर 2019 दुबई। ये हमने आई थिंक अभी डेली करंट अफेयर्स में भी किया था करेंसी स्वैप का। करेंसी स्वैप क्या होता है, देखो दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है कि आप एक्सचेंज कर सकते हो करेंसीज एंड विद प्री डिटर्मिन टर्म्स एंड कंडीशन। पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। ये मेनली हम कब करते हैं, जब शॉर्ट टर्म कभी लिक्विडिटी का क्राइसिस आ जाता है या फिर शॉर्ट टर्म मिसमैच हो जाता है, तब हम मेनली क्या करते हैं, ये करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। जो सार्स करेंसी स्वैप फैसिलिटीज़ आई थी वो नवंबर 15 2012 में ऑपरेशन में आई थी टू प्रोवाइडर एक सपोर्ट देती थी अगर इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, मतलब अगर शॉर्ट टर्म आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, या फिर आपका BOP क्राइसिस हो गया, टिल लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट्स आर मेड। तो अंडर दिस फ्रेमवर्क फॉर 2019 to 22 RBI विल कंटिन्यू टू ऑफर स्वैप अरेंजमेंट विद इन द ओवरऑल कॉर्पस ऑफ $2 बिलियन। मतलब इंडिया भी $2 बिलियन का सपोर्ट करेगा अंडर दिस करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया। जो विड्रॉज होते हैं, जो आप करेंसी एक्सचेंज करते हो, आप $US में कर सकते हो, यूरो में कर सकते हो और इंडियन रुपी में कर सकते हो। लेकिन ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हाँ, अगर आप इंडियन रुपी में करेंसी विड्रॉल करोगे, एक्सचेंज करोगे तो कुछ कंसेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इंस्टेक्स बार्टर मैकेनिज्म, देखो नाम से पता चल रहा है बार्टर है, कुछ मतलब कि लेने देना, कुछ अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ हो भी रहा होगा तो वो बार्टर रिलेटेड होगा, वो किसी कैश में किसी करेंसी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिसेंटली क्या 6 यूरोपियन कंट्रीज है, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेंगी, दैट इज इंस्टेक्स, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द ट्रेड एक्सचेंजेस मैकेनिज्म। इंस्टेक्स ये पेरिस बेस्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो जर्मनी, फ्रांस और UK के द्वारा सेटअप किया गया है। इसमें क्या यूरोपियन बिजनेसेस को अलाउ किया जाएगा कि आप ईरान के साथ ट्रेड करो इवन आफ्टर द स्ट्रिक्ट US सेंक्शन। ठीक है, आपको पता है US ने कितने स्ट्रिक्ट सेंक्शन लगाए रखे हैं ईरान पे, और उसने ये भी बोला हुआ है कि यार अगर मेरी जो कंट्रीज़ हैं जो मेरे फेवर में है या फिर जो US के साथ ट्रेड करते हैं, अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करेंगे तो वो US क्या उन पर सेंक्शन लगा सकता है उन कंट्रीज पे। तो इसलिए इसमें बताया कि इतने स्ट्रिक्ट US सेक्शन के बाद भी जो 6 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन के साथ क्या करेंगे, ट्रेड करेंगी। ठीक है, ये कैसे करेंगे, बार्टर अरेंजमेंट के द्वारा करेंगे। मतलब कि इसमें ये कि अगर 100 करोड़ का वो ईरान को एक्सपोर्ट करेंगे तो ईरान भी उन्हें 100 करोड़ का कुछ भी एक्सपोर्ट कर देगा, वो बस अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, जो गुड्स उनको रिक्वायरमेंट है वो उनको उस रिक्वायरमेंट की चीज़ें भेजेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इट रन्स अ बार्टर अरेंजमेंट विच अलाउज ईरान टू कंटिन्यू ट्रेड एंड इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम मेंबर यूरोपियन कंट्रीज इन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस। अभी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया पहला न्यूट्रल एंड पब्लिक ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म, जो क्या करेगा, जो भी ट्रैक करेगा, जो भी सप्लाई चेन डाटा है फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या सोर्सेज, उनको क्या करेगा, ट्रैक करेगा। ये प्लेटफॉर्म किस पे बेस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस है, और ये डेवलप किया गया ताकि जो हम बिजनेसेस हैं उनको क्या कर सकें, जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके जो बिजनेसेस हैं उनको हम असिस्ट कर सकें, और जो भी कंज्यूमर की डिमांड्स हैं उन्हें एड्रेस कर दें फॉर एथिकल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, 301 ट्रेड प्रोब क्या है, देखो ये ट्रेड टूल है किसका, अंडर सेक्शन 301 ऑफ द US ट्रेड एक्ट। US ट्रेड एक्ट के अंदर ये ट्रेड टूल है। देखो ये क्या करता है, अगर USA को लगता है कि उसके एक्सपोर्ट्स में कोई चीज़ बैरियर बन रही है तो USA क्या करता है, इसके अंडर अपने राइट्स को क्या करता है, एनफोर्स करता है। ठीक है, ताकि जो भी फॉरेन बैरियर्स हैं उनको वो क्या कर सके, एड्रेस कर सके। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल स्टैट्यूटरी मीन्स बाय विच द US एनफोर्सेस US राइट अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड एड्रेस अनफेयर फॉरेन बैरियर्स टू US एक्सपोर्ट्स। ठीक है, वर्ल्ड कॉटन डे अभी ये देखा गया 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 2019 के में जनेवा में क्या किया है, इसको वर्ल्ड कॉटन डे में सेलिब्रेट किया गया। ये जो WTO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, किस किस के साथ कोलैब करके, सेक्रेटेरिएट ऑफ UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इन 4 ने मिलकर क्या किया था, कोलैबोरेशन किया था WTO के साथ। WTO ने जो ये इवेंट को होस्ट किया है रिक्वेस्ट ऑफ द 4 कंट्रीज़ के कहने पे करा है, बेनिन, बुर्किना फासो, छद एंड द माली। ठीक है, इन 4 के कहने पे क्या किया है, वर्ल्ड कॉटन डे को बनाया है। इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस, जरा अब इंडिया की ट्रेड की परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम। अभी देखने को मिला है 2003 से 2017 के बीच में इंडिया के हर सेक्टर में, दैट इज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या सर्विसेज में, ऑल ट्रेड में इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में वो कहीं ना कहीं लो है नाउ, स्पेशली बिटवीन 2012 से 2017 के बीच में, देन भी हो।
हाउएवर जो इंडिया का शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में वो इंक्रीजिंग हो रहा है बिकॉज आवर ग्रोथ इज फास्टर देन द वर्ल्ड एवरेज। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें डाइवर्जेंस देखने पड़ा अपनी परफॉर्मेंस में, ओवरऑल इकोनॉमी में, क्योंकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो तो फास्टेस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ है ना, स्पेशली 2011 के बाद से वो कहीं ना कहीं लोअर साइड में है, डिक्लाइन हो रहा है। वन इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस डाइवर्जेंस इज दैट इंटरनेशनल ट्रेड को अभी भी किसी ने इतना इनएडिक्वेट अटेंशन, मतलब अटेंशन नहीं दिया है, ना ही गवर्नमेंट ने दिया है और ना ही आउटसाइड के किसी लोगों ने दिया है। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी आपको पता है कितनी कंट्रीज हैं अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी खेलती हैं, जिस वजह से एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा नहीं हो पाता। प्रोटेक्शनिज्म इज़ नॉट विटनेस इन द राइज ऑफ तारीफ, ये नहीं सिर्फ कि तारीफ की वजह से ही लोग एक्सपोर्ट करना नहीं पसंद करते, बट इट ऑल्सो एविडेंट इन अदर मेजर जैसे प्रमोशन एंड ऑप्शन ऑफ टेक्निकल रेगुलेशन, फ्रीक्वेंट इंपोजिशन ऑफ क्वांटिटेटिव, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहते हैं लोग। ठीक है, मतलब दूसरी कंट्रीज या कुछ नॉन तारीफ मेजर्स का अडॉप्ट किया, जैसे अभी पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में नॉन तारीफ बैरियर्स में। ठीक है, साइट्रो सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर, टीबीटी, ठीक है, कितने हमने प्राइस रिलेटेड मेजर, एक्यूट रिजर्वेशन ऑन ऑपनिक ऑफ इकोनॉमी थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी सेक्रेटर डोमेस्टिक पर। तो बहुत रीजन हैं जिस वजह से क्या है हमारे एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो अगर अनरियलिस्टिक एक्सपोर्ट देखो कहीं ना कहीं क्या है, डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग, अगर डब्ल्यूटीओ का हम डाटा देखें तो जो इंडिया का जो शेयर है ना ग्लोबल एक्सपोर्ट में वो 1.7% है 2017 में। ठीक है, और सर्विस सेक्टर में 3.4% है, और जो एग्रीगेट एक्सपोर्ट शेयर है वर्ल्ड में वो हैज़ बीन मतलब सिर्फ बहुत ही मार्जिनल अपवर्ड हुआ है, जो पहले 2% है वो 2.1% है। और जबकि हमारा जो इंडिया का क्या टारगेट है कि वो 2025 तक अपने इंडिया एक्सपोर्ट को डबल करेंगे। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है, जिसकी वजह से क्या बोला है कि इंडिया का क्या है, अनरियलिस्टिक एक्सपोर्ट टारगेट है। ज़रा एक बार इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पे नज़र मार लेते हैं। इंडिया ने पहली बार 450 बिलियन डॉलर क्रॉस कर लिया है। ठीक है, अब देखो गाइस ये लाइन बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं यूपीएससी में। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या कंसिस्ट होता है, देखो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, और जो हमारी रिजर्व पोजीशन होती है आईएमएफ में ही होता है। तो आइए आपको याद कर लो, ये रट लो आप चार चीज़ें, फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, और रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। तो फॉरेक्स रिजर्व में यही होता है। ठीक है, तो आगे न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम अपनी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी क्या है, अमंग द वोलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमी देखा गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बहुत अच्छा रिकवरी दिखाई है, और हमने 100 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स अचीव करे हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ठीक है, सर्विस सेगमेंट जो मेनली आईटी एंड द आईटी नेबर सर्विसेज में है, उसमें हमने देखा है कि जो एक्सपोर्ट जो हमारी ग्रोथ हुई है वो 23.69% हुई है, और ऑल में देखी गई है 4% ग्रोथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में देखी गई है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये मेनली क्या होता है, ड्यूटी फ्री एनक्लेव होता है, और यहाँ पे जो ट्रेड ऑपरेशंस या जो ड्यूटीज़ या तारीफ्स है वो माना जाता है कि ये फॉरेन टेरिटरी में हो रहा है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक तरह से फॉरेन टेरिटरी माना जाता है फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशन, ड्यूटीज़ एंड तारीफ। अब ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ताकि हम क्या कर सके, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे जनरेट कर सके, एक्सपोर्ट्स को अपने प्रमोट कर सके, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सके, आइदर फ्रॉम डोमेस्टिक और फॉरेन रिसोर्सेज, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट कर सके, अलोंग विद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। जो भी इंडिया के लॉज हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड एज पर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट रूल्स। ठीक है, अनलेस कुछ एग्जेम्प्ट हो तो। ठीक है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं प्रोवाइड करता है फॉर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स फॉर कंडक्ट, वहाँ पे सिंपल प्रोसीजर्स है आपको अगर आपको कुछ बिजनेस कंडक्ट करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हैं, सिंप्लीफाइड कंप्लाइंस है, प्रोसीजर है, मतलब कि वहाँ पे देखा जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है। जो एक्सपोर्ट्स होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जिसमें वो बहुत बढ़ रहे हैं एट अ फास्टर रेट दैन ओवरऑल एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। अर्लियर गदर बाबा कल्याणी कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि ऑन मेकिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी डब्ल्यूटीओ कंपैटिबल, मैक्सिमम हम जाके ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें जो भी वैकेंट लैंड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने ये दी थी कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एनक्लेव बनाना चाहिए, और हमें अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम एक्सपोर्ट टू इकोनॉमिक एंड द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। 3 E's है, दैट इज एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें अलाइन करना है पॉलिसी फ्रेमवर्क टू अवॉइड कॉम्पिटिशन among the similar scheme of industrial parks, export oriented units, special economic zone, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग जोन। हमें क्या करना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अपना अच्छा बनाना है ताकि डेवलपर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आएँ। गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स किए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेकर देख लेते हैं। अंडर द प्रेजेंट रिफॉर्म जो प्रोविजन है मिनिमम लैंड एरिया का सेक्टर स्पेसिफिक एंड मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल उनको कहीं ना कहीं अमेंड किया। ठीक है, जो पहले मिनिमम लैंड एरिया 500 हेक्टर था उसे 50 कर दिया। सेक्टर स्पेसिफिक और जो मल्टी प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको अमेंड किया। अभी हम पढ़ेंगे जो रिफॉर्म्स किए हैं। Henceforth, all existing and the new special economic zone would become multi-sector special economic zone, thereby enabling coexistence of an SEZ unit from any sector with any other SEZ। देखो तो देख लेते हैं अभी क्या अमेंड किया। जो मिनिमम लैंड एरिया पहले जो मल्टी प्रोडक्ट SEZ के लिए पहले जो 500 हेक्टर था उसे हम 50 हेक्टर कर दिया।
सिमिलरली जो मिनिमम बिल्टअप एरिया था रिक्वायरमेंट फॉर सर्विसेज उसे भी क्या करते हैं, रिड्यूस कर दिया। मल्टी सेक्टर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो एरियाज होते थे वेयर यूनिट्स में भी सेटअप फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द 2 और मोर सेक्टर। ठीक है, मल्टी सेक्टर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि 2 सेक्टर या 2 से ज़्यादा सेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था उन्हें सेटअप किया एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, एक्सक्लूसिवली जो एक सेक्टर में क्या आएंगे, सेटअप करे जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। DPIIT दैट इज़ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड क्लैरिफाइज लोकल सोर्सिंग नॉर्म। देखो क्या है, अभी आपको पता है एवरी रूल्स के अकॉर्डिंग जो 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है सिर्फ सिंगल ब्रांड में, मल्टी ब्रांड में नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ क्या है, DPIIT ने क्लैरिफाई किया है दैट सोर्सिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम यूनिट्स लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय सिंगल ब्रांड रिटेलर would qualify as sourcing from India for the purpose of 30% mandatory sourcing from India for proposals involving FDI beyond 51%. देखो एज पर FDI रूल्स 100% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन सिंगल ब्रांड बट सोर्सिंग ऑफ 30% ऑफ द वैल्यूज ऑफ गुड प्रोक्योर्ड इज मैंडेटरी फ्रॉम इंडिया फॉर सच कंपनीज हैव FDI बियॉन्ड 51%। देखो इन्होंने बोला है कि जो FDI रूल्स के अकॉर्डिंग 100% इन्वेस्टमेंट सिंगल ब्रांड में अलाउड है, लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर जो कंपनीज जो FDI 51% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं उन्हें क्या करना है, उनके लिए मैंडेटरी है कि कम से कम जो 30% जो गुड्स आ रहे हैं ना वो कहाँ से आ रहे हो, जहाँ पे जो SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो इंडिया की कंपनीज हैं वहाँ से आना होगा। ठीक है, तो यही है जो DPIIT ने क्लैरिफाई किया लोकल सोर्सिंग। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो एक एक्सपोर्ट हब्स की तरह डेवलप है और उन्हें फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। मैंने आपको और बताया चुका है इन टर्म्स ऑफ कस्टम लॉ। वहाँ से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का हम परचेज करते हैं फ्रॉम इंडिया वो एक इम्पोर्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। It added that the compliance with all the conditions enumerated in the FDI policy as notified under FEMA would continue to be the responsibility of the manufacturing entity। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्विक स्कीम क्या, देखो ये न्यू एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस करा है थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी एक्सपोर्टेशन। इस स्कीम के तहत क्या होएगा, ECGC मतलब कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा 90% क्रेडिट इंश्योरेंस कवर एंड एनी एडिशनल आउट को वुड बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि ये देखो सिंपली बात ये कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सब जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, जो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्टर्स को 90% क्रेडिट इंश्योरेंस देंगे। ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विस, ये जो 5th ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए द्वारा क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे, न्यू दिल्ली। ये लोकेशन अच्छे से याद रखना। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, साथ में पार्टनरशिप किसके साथ किया, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ कोलैब करके। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम मेनली इसमें 12 अपने जो सर्विस सेक्टर्स हैं उन पे फोकस करेंगे ताकि हम उनका डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें, जैसे IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशनल सर्विस। जो इंडिया सर्विसेज ब्रांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा क्रिएट किया गया था टू रिप्रेजेंट द सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडिया सर्विसेज ब्रांड इसलिए हमने डिनोट किया था ताकि हम इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसे एक रिप्रेजेंट दे सकें। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, कल से हम अपना इम्पोर्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।